आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव साल 2025 की भी की शुरुआत। इसका थीम है कोऑपरेटिव एक बेहतर दुनिया की करता है तामीर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू। पीएम मोदी ने सेहतमंद और बामानी बहस की जाहिर की उम्मीद। अपोजिशन की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, मुट्ठी भर लोग हंगामा करके ऐवान को करना चाहते हैं कंट्रोल। पार्लियामेंट में कांग्रेस अडानी मामले पर बहस के लिए अड़ी। टीएमसी इससे रही दूर। कल यौम आइन की वजह से बुध को दोनों ऐवानों में होगा कामकाज। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की तैयारियां शुरू। नाना पटोले ने खराब कारकर्दगी के बाद रियासती कांग्रेस सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। एमएनएस की मंजूरी पर भी खतरा। संभल में अब सामने आ रही अंदरूनी साजिशें। कुछ मकामी लीडर आवाम को गुमराह करके हुए फरार। मकामी एसपी रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और एसपी के मकामी एमएलए के बेटे इकबाल महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खेलों में भारत ने जीता पर्थ टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को 295 रन के बड़े फर्क से दी शिकस्त। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हासिल की 1-0 की बढ़तरी। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाक़ई भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव साल 2025 का भी आगाज किया। इसका मौजू है कोऑपरेटिव एक बेहतर दुनिया बनाता है। काबिल जिक्र है कि आईसीए आलमी सतह पर कोऑपरेटिव की सबसे बड़ी तंजीम है। 30 नवंबर तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है कोऑपरेटिव सबके लिए खुशहाली की जमानत। ये पहला मौका है जब आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस और आईसीए जनरल असेंबली की मेजबानी भारत कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में कोऑपरेटिव को दरपेश चैलेंजेस और पायदार इक़्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल पर गौर फिक्र कर रही है। भूटान के वजीर आजम और फिजी के नायब वजीर आजम ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। वजीर आजम मोदी ने अपने खिताब में कोऑपरेटिव पर बात करते हुए कोऑपरेटिव को भारत की तर्ज जिंदगी करार दिया। वजीर आजम ने तहरीक आजादी में कोऑपरेटिव के किरदार का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कोऑपरेटिव पर मबनी तरक्की के लिए बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोऑपरेटिव के तई रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं।
वजीर आजम ने कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने और कोऑपरेटिव ग्रुपों को बाइख्तियार बनाने के लिए की गई कोशिशों का भी तस्करा किया। वजीर आजम ने कोऑपरेटिव के बढ़ते हुए दायरेकार को निहायत अहम करार दिया। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग यानी हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। वजीर आजम ने कोऑपरेटिव में खवातीन की ज्यादा से ज्यादा शराकतदारी को यकीनी बनाने की कोशिशों का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत कोऑपरेटिव को फरोग देने के लिए मजीद मुतअद्दिद इक़दाम करने जा रही है। अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम को भी हमारे कोऑपरेटिव ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तहत पूरे भारत में ऐसे वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी फसल रख सकेंगे। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में आज पहले दिन आजहानी मेंबरान पार्लियामेंट वसंत राव, बलवंत राव चौहान और एस.के. नूरुल इस्लाम को खराज अकीदत पेश किया गया। नेज राज्यसभा की कार्रवाई भी हलाक होने वाले अरकान असेंबली को खराज अकीदत पेश करने के साथ ही शुरू की गई। उसके बाद अपोजिशन के हंगामा आराई के बाइस ऐवान बाला की कार्रवाई बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में भी आज काम नहीं हो सका। अब बुध को दोनों ऐवानों में कार्रवाई होगी। दरअसल यौम आइन कल मनाया जाएगा, इसलिए ऐवान में कोई काम नहीं होगा। कल 26 नवंबर को यौम आइन के मौके पर मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। दरअसल हर बार की तरह पीएम मोदी ने दोनों ऐवानों में खुश उसलूब और मायनी खेज बहस की उम्मीद जाहिर की है। ताहम उन्होंने अपोजिशन की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महज सियासी फायदे के लिए मुट्ठी भर लोगों की गुंडागर्दी के जरिए पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मकसद कामयाब नहीं होता है और अवाम उन्हें सजा भी देते हैं। वजीर आजम ने कहा कि जिन लोगों को अवाम ने मुसलसल मुस्तरद किया वो अपने साथियों के ख्यालात को भी मुस्तरद करते हैं और जमहूरियत के जज्बात की तौहीन करते हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं।
सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वो लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। आज पार्लियामेंट में हंगामाराई पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हर कोई पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ये सोचना चाहिए और ये हंगामाराई दुरुस्त नहीं है। इतनी बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र में, देश के उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश में। अरे शांति से चलने देते, संसद को चर्चा करने को हम लोग सब लोग तैयार हैं। अब ये हंगामा करना तो ठीक नहीं है। विपक्ष को सोचना चाहिए, अपनी बात रखें, खुलकर रखें, प्रभावी रूप से रखें, ये हम जरूर कहेंगे, लेकिन हर बार सदन को नहीं चलने देना ये ठीक नहीं। बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने सरमा इजलास के मुलतवी होने पर अपोजिशन पर शदीद हमला किया। मनोज तिवारी ने कहा कि अपोजिशन को हंगामा करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि हर बार झूठ फैलाने वाले पार्लियामेंट में हकायक पर हम अपनी बात नहीं कर सकते, इसलिए हंगामा बर्पा करते हैं। विपक्ष इतना हताश और निराश है कि ये हल्ला करता है और हल्ले में ये भी नहीं समझ में आता कि वो विशेष मुद्दा क्या रख रहे हैं, वो किस बात पे। अभी जैसे ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष बैठे हल्ला, जैसे ही माननीय सभा अध्यक्ष बैठी तुरंत बेल में आना। तो इसके पीछे मुझे ये लग रहा है ना, क्योंकि देखो सदन में चर्चा वो कर सकता है जिसके पास तथ्य हो, जिसके पास सही जानकारी देने की हो। जो बाहर में झूठ परोसता है वो सदन में तो नहीं परोस सकता। अडानी मामले पर अपोजिशन में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अडानी मसले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस हो, वहीं उनकी हलीफ पार्टी टीएमसी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, क्योंकि आज हिकमत अमली तय करने के लिए दिल्ली में अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में टीएमसी के किसी रुकन ने शिरकत नहीं की। इससे पहले भी टीएमसी के अरकान कुल पार्टी मीटिंग में गैर हाजिर रहे। टीएमसी का ये रवैया अपोजिशन इत्तेहाद पर कई सवाल उठाता है। तमाम अपोजिशन पार्टियां अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात पर बहस के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में अडानी का मसला उठाया। इस पर राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोक दिया। धनखड़ ने कहा कि इस मामले पर आप जो भी कहेंगे उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और महाराष्ट्र को शायद आज उसका वजीर आला मिल जाएगा। इसकी तैयारियां महायुति की तरफ से जोरों शोर से जारी हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली बीजेपी ने आज कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने की उम्मीद है। काबिले जिक्र है कि इस बार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने रियासत में मजमूई तौर पर 235 सीटें जीती हैं। महायुति के हलीफ शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लीडर मुंतखब किया है। महाराष्ट्र की 14वीं असेंबली की मुद्दत कार 26 नवंबर यानी कल खत्म हो रही है। इस बीच राज ठाकरे महाराष्ट्र के इंतखाबी नताइज के बाद सबसे ज्यादा जहनी तनाव में हैं। दरअसल उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मंजूरी खतरे में है। ऐसी कयास आराइयां हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी की मंजूरी मनसूख कर सकता है। राज ठाकरे ने आज अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी लीडरों की मीटिंग तलब की है। काबिल जिक्र है कि किसी भी रियासत में असेंबली इंतखाबात में इलाकाई पार्टी को कम से कम 1 सीट या 8% वोट हासिल करना जरूरी होता है। ऐसा करने में नाकामी के नतीजे में पार्टी की मंजूरी खत्म हो सकती है। अगर इंतखाबी नताइज पर नजर डाली जाए
तो एमएनएस ने 125 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। और अब रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से वजीर आला बनने वाले हैं। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हेमंत सोरेन को कल इंडिया ब्लॉक एमएलए की मीटिंग में लीडर मुंतखब किया गया। उसके बाद हेमंत सोरेन ने गवर्नर के सामने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया और अपने इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत का खत भी गवर्नर को पेश किया। गवर्नर ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। साथ ही बीजेपी ने हेमंत सोरेन से दरख्वास्त की है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें और दरअंदाजों को बाहर निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के ज़ाब्ते से सोशलिस्ट और सेकुलर अल्फाज को हटाने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो किसी भी तरमीम को साबिका पस मंजर को मलहूज रखते हुए ही नाफिज कर सकती है। इस केस में अर्जी गुजारों की एक दलील ये थी कि सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज 1976 में 42वें आईनी तरमीम के जरिए शामिल किए गए थे। मुल्क में कल यौम आइन मनाया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे आइन का अपने सफर के 75वें साल में दाखिल होना अपने आप में जमहूरियत के लिए एक रोशन लम्हा है। आइन के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात कल से ऐवान में शुरू होंगी। कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। यौम आइन से कबल आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान मार्च निकाला गया। इस पद यात्रा के दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक दरख्त मां के नाम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एक दरख्त भी लगाया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़कने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात काबू में हैं। संभल के डीएम ने कहा है कि इलाके में हालात अब काबू में है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से गश्त जारी है। उन्होंने कहा कि केस में मुलविस किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए। जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पथराव के वाक़े पर संभल के एसपी कृष्णा कुमार ने कहा है कि हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक राठी ने जो कल जख्मी हो गए थे 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल को मुलजिम बनाया गया है। इस वाक़े में 15 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं और अब तक 25 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। और मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन पर यूपी के संभल में फिसादात भड़काने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत अपोजिशन ने संभल का माहौल खराब करने का काम किया है। अब तहकीकात से ये बात वाज़ेह है कि फिसादियों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि शर पसंदों की गोलियों से हुई है।
विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार है। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश के संभल में रूनुमा हुए तशद्दुद के बारे में एमपी जगदम्बिका पॉल ने कार्रवाई करने और इस वाक़े के कसूरवारों की जांच करने की बात की है। उन्होंने कहा कि संभल में जो वाक़या हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस वाक़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने इन तमाम मसाइल पर एमपी जगदम्बिका पॉल से खुसूसी बातचीत की। जगदम्बिका पाल जी, इस समय हमारे साथ हैं। संभल में जो घटना हुई है कैसे देखते हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्रवाई संभल में हो रही थी वो सम्मानित न्यायालय के आदेश पे अगर उसकी अनुपालना हो रहा था, तो न्यायालय का आदेश अगर प्रशासन नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, तो कैसे? और उस न्यायालय के आदेश पे अगर सर्वे टीम गई तो उस प्रशासन और पुलिस पे वहाँ भीड़ जमा होकर के पथराव करे तो निश्चित तौर से ऐसे लोग चिन्हित करके कार्रवाई। पहले से क्या प्री प्लानिंग थी, क्योंकि भीड़ भी थी, पथराव भी? ये मैटर इंक्वायरी का है, सरकार बिल्कुल इसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन कहीं न कहीं जो भीड़ जमा होकर के न्यायालय के निर्णय के आदेश में जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा था उसको बाधित करना, हंगामा करना, ये दुर्भाग्य। संभल की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ ही संसद का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। संसद डिबेट के लिए है और तमाम मुद्दों को संसद सदस्य यहाँ पर उठाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार ना करें। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्यसभा की रुकन स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर दिल्ली के वजीर आला आतिशी और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। स्वाति ने दिल्ली हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। स्वाति मालीवाल ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राड़ी इलाके को जहन्नुम से भी बदतर बताया और कहा कि पूरा इलाका सड़कों पर आ गया है, सड़कें खराब हालत में है, गलियां बदबूदार पानी से भरी हुई हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्वाति ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी से राड़ी आने के बारे में सवाल पूछे हैं और ये भी पूछा है कि दिल्ली की हालत कब बेहतर होगी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल ने इतवार को हिजबुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर हमला किया, जिसमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बम धमाकों में इजाफा देखा गया है। लेबनान की वज़ारत सेहत ने इतवार को हलाकतों की तादाद 20 से बढ़ाकर 29 कर दी है। खेल के मैदान में पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की है। कप्तान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तूफानी बॉलिंग से भारत ने आज यहां पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त देकर इस मुल्क में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत एक बार फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में सरफहरिस्त है। ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर रन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और एशिया से बाहर इसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है। भारत के 534 रन का निशाना हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम बुमराह और मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी के सामने 58.4 ओवर में 238 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से शानदार फॉर्म वाले खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए। उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 5वीं विकेट के लिए 62 और मिशेल मार्श के साथ 6ठी विकेट के लिए 82 रन की शराकतदारी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से नहीं बचा सके। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 150 रन बना चुकी थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 104 रन पर सिमट गई। भारत को दूसरी इनिंग्स में 46 रन की बरतरी हासिल थी। दूसरी इनिंग्स में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। दूसरी इनिंग में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें हासिल की। वाशिंगटन सुंदर ने 2, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह को मैच में 8 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। बुमराह ने पहली इनिंग में 30 रन के एवज
5 विकेट हासिल किए और अपनी बॉलिंग से भारत को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। कार है उसका बायर कल आएगा बैंगलोर से, वो आज लेके जा रात को।